अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 404 का लेसन नंबर 2, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑन अबनॉर्मल बिहेवियर। इसके अंदर हम टॉपिक 4 to 8 कवर करेंगे। टॉपिक 4 से स्टार्ट करते हैं। एंशियंट व्यूज एंड ट्रीटमेंट्स। एंशियंट सोसाइटीज प्रोबेबली रिगार्डेड अबनॉर्मल बिहेवियर एज द वर्क ऑफ इवल स्पिरिट। मतलब पहले वक्त में क्या हुआ करता था कि कोई भी अबनॉर्मल बिहेवियर अगर किसी इंडिविजुअल को होता था तो उसे कहते थे कि इसको कोई बदरूहें चिमट गई हैं, इवल स्पिरिट्स का बिलीव रखा जाता था। इट वॉज थॉट दैट बिहेवियर सिमिलरली आउटसाइड इंडिविजुअल कंट्रोल, और फिर इन्हें कंट्रोल किया जाता था डिफरेंट ट्रीटमेंट्स के साथ टू सुपर नेचुरल काजेज। सुपर नेचुरल काजेज वही जो हमने पहले बात की है कि इस चीज का बिलीव रखना कि कोई रूह चिमट गई है जिसकी वजह से ये इंसान एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है। ह्यूमन बॉडी एंड माइंड वाज व्यूड एज बैटल ग्राउंड बिटवीन एक्सटर्नल फोर्सेस और गुड एंड बैड। और गुड एंड इवल की जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उनके दरमियान जो हमारा माइंड है और हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो जब आपस में लड़ते हैं तो उससे उन्होंने कहा कि इसके दरमियान जो एक्सटर्नल फोर्स होती है वो पैदा होती है। एक्सपेलिंग द इवल स्पिरिट। एक्सपेलिंग द इवल स्पिरिट उन्होंने बात किया कि इसमें द ट्रीटमेंट जो किए गए थे उसके अंदर दो किस्म के मेजर ट्रीटमेंट्स के मेथड हैं। सबसे पहले है ट्राइफिनिंग। ट्राइफिनिंग में क्या होता था कि एक स्टोन इंस्ट्रूमेंट होता था जिसकी मदद से अपने जो स्कल होता है स्कल के अंदर सुराख कर दिया जाता था, एक होल कर दिया जाता था, और ये बिलीव किया जाता था कि जो होल हुआ है इससे जो भी इवल स्पिरिट है वो रिलीज हो जाएगी। सेकंड मेथड जो था वो एक्सोरिज्म का था। एक्सोइज्म में डिफरेंट किस्म की रिचुअल्स मतलब रसूमात की जाती थी जिससे ये बिलीव किया जाता था कि जो इवल स्पिरिट है वो जो हमारे माइंड है उसके अंदर से निकल जाएगी। अब वो रसूमात कौन सी थी? प्रेयर्स, दुआ की जाती थी, नॉइस मेकिंग, शोर मचाया जाता था, फोर्सिंग द एफ्लिक्टेड टू ड्रिंक टेरिबल टेस्टिंग ब्रीज। एक शराब पिलाई जाती थी जिसका जायका बहुत ही मतलब आप कह सकते हैं कि उन्होंने लिखा कि खौफनाक चखने वाली शराब जो थी उसे पीने पर मजबूर किया जाता था। और ये भी बिलीव किया जाता था कि जो भी चीज़ हम उस इंडिविजुअल के साथ कर रहे हैं उसे उसको तकलीफ नहीं हो रही, बल्कि जो भी उसके साथ बदरू चिमटी है या कोई भी रूह चिमटी है उसके ऊपर उसे तकलीफ होती है, जो इंडिविजुअल है उसे उस चीज का कोई असर नहीं होता। और फिर फ्लॉगिंग की जाती थी, मतलब उसे मारा जाता था, बहुत ज्यादा कोड़े मारे जाते थे, स्टारवेशन, और उन्हें अक्सर काफी अर्से तक भूखा भी रखा जाता था। फिर ग्रीक एंड रोमन व्यूज एंड ट्रीटमेंट्स। अब ये जो हम ऊपर ट्रीटमेंट्स पढ़ के आए हैं इनके ऊपर जो डिफरेंट किस्म के ग्रीक फिलोसफर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका क्या व्यू था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम स्टडी करते हैं। इन्होंने कहा कि ग्रीक्स जो थे उनकी मेजर कंट्रीब्यूशन थी मेडिकल साइंसेज में एंड अदर डिफरेंट फील्ड्स में। डिफरेंट जो फिलोसफर्स थे और फिजिशियंस थे इन्होंने अबनॉर्मल बिहेवियर के मुख्तलिफ तरीकों को एक्सप्लेन किया। सबसे पहले हिपोक्रेट्स हैं जिसको हम बकरात भी कहते हैं। हिपोक्रेट्स हैज कंट्रीब्यूटेड इमंसली इन डिफरेंट साइंसेस। इन्होंने मुख्तलिफ साइंसेस में और मेडिकल फील्ड में स्टडी किया। और इनका ये मानना था कि जो भी ह्यूमरस होता है, जो फ्लूइड होते हैं, ठीक है, फ्लूइड के अंदर जो उनके जो भी ह्यूमरस और फ्लूइड पाया जाता है उनके इम्बैलेंस की वजह से बिहेवियर अब नॉर्मल होता है। और अगर हम इन जो जो भी ये ह्यूमरस हैं इनको इनके अंदर बैलेंस क्रिएट कर दिया जाए तो बिहेवियर को ठीक किया जा सकता है। उसके बाद यूरोप इन द मिडल एज, डेमोनोलॉजी 1। इसमें हम देखते हैं कि इस मिडल एज का जो इरा है वो 500 से 1350 AD है। ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आप लोगों ने याद रखने हैं। इसमें डेमोनोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो था वो री इमर्ज हुआ। जो चर्च साइंटिस्ट थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि जो भी इन्वेस्टिगेशन ऊपर हमने की है, जो हिपोक्रेट्स ने की थी इन्वेस्टिगेशन, इसे जो था रिजेक्ट कर दिया, एजुकेशन पे पूरा कंट्रोल कर लिया। उन्होंने कहा कि जो भी होता है वो सब जो है वो इवल स्पीच की वजह से ही होता है, ठीक है। और इनके इस नजरिए की वजह से जो इवल स्पीच का नजरिया था इसको रिलीजन के साथ कनेक्ट कर दिया गया, जो कि जिसकी बात डेमोनोलॉजी 2 में हो रही है। जब रिलीजन के साथ इसे कनेक्ट कर दिया गया था तो रिलीजन एजुकेशन में ये बताया जाने लगा कि जो भी शैतान का जो इन्फ्लुएंस होता है उसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर होता है। और फिर इसका एक ट्रीटमेंट था जिसका नाम था ट्रेंटिज्म। ट्रेंटिज्म द क्योर ऑफ द डिसऑर्डर वाज द परफॉर्मिंग अ डांस। मतलब डांस परफॉर्म करके उसके डिसऑर्डर को क्योर करना, उस मेथड को ट्रेंटेला कहा जाता था। टॉपिक 5 है इस्लामिक पर्सपेक्टिव गोल्डन पीरियड। अब ये जो हमने ऊपर ट्रीटमेंट्स देखे हैं और जो भी हमने पॉइंट्स ऑफ व्यू देखे ये फिलोसफर्स के थे उस वक्त के, और जो उस वक्त के लोगों का एक बिलीफ था उसके बारे में हमने स्टडी किया। लेकिन उसके बाद जब इस्लाम आया तो इस्लाम के मुख्तलिफ जो पीरियड्स थे उन्होंने क्या स्टडी किया जिसको गोल्डन पीरियड्स कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ मुस्लिम जो फिलोसफर्स थे उन्होंने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया अब नॉर्मल बिहेवियर की स्टडी में और उसके ट्रीटमेंट में। सबसे पहले अलराजी हैं, इन्होंने बात की फेयर की, शौक की, और इन्होंने ये इंट्रोड्यूस करवाया कि इन चीज़ों को, ये जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, म्यूजिकल थेरेपी से इनका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। उसके बाद इब्ने सीना, इन्होंने बुक भी लिखी, उसका नाम भी लिखा हुआ है। ये वह थे जिन्होंने सबसे ज्यादा बात की
ह्यूमन इमोशनल कंडीशंस पे। इन्होंने ह्यूमन इमोशनल कंडीशंस पे भी बात की कि आपके जज्बात बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपको पता होता है कि जो भी एबनॉर्मल और नॉर्मल बिहेवियर में उनकी कितनी अहमियत है आपके जज्बात की। उसके बाद बात हो रही है अल गजाली की, और इन्होंने पॉइंट आउट किया कि चिल्ड्रन वर नेचरली इगोसेंट्रिक। जो बच्चे होते हैं वो बचपन से ही खुद पसंद होते हैं। ही बिलीव दैट फेयर, और जो उनके अंदर खौफ आता है वो एक लर्न कंडीशन होती है। ठीक है, जो भी अगर आप किसी भी बच्चे के अंदर कोई खौफ पैदा हो रहा है तो वो बचपन से उसमें नहीं था, बल्कि वो उसने कहीं ना कहीं से सीखा है, कोई ना कोई उसके साथ नेगेटिव एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से बच्चे के अंदर खौफ पैदा हुआ है। नजमुद्दीन मोहम्मद की बात हो रही है। इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में, जिसमें डिप्रेशन शामिल है, पैरानिया, परसिक्यूशन कम्प्लेक्स, सेक्सुअल डिस्फंक्शंस एंड ऑब्सेशनल न्यूरोसिस। इब्ने खालिदन की बात हो रही है, प्रपोज दैट एन इंडिविजुअल सराउंडिंग्स एंड लोकल इन्वायरमेंट शेप देयर पर्सनैलिटी। इन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल्स की सराउंडिंग्स और लोकल इन्वायरमेंट जो है ये इंसान की पर्सनैलिटी को शेप देता है। इन्होंने अरिस्टोटल और इब्ने सीना के जो बिलीव थे उसे भी फॉलो किया कि जो भी हमारे एक्सपीरियंस होते हैं हमारी लाइफ के, जो हमारी एजुकेशन होती है वही हमारे ह्यूमन बिहेवियर को शेप देती है। और अगर हम देखें तो इन्हीं के जो कॉन्सेप्ट्स थे उनकी बेस पर आज जो बिहेवियर स्कूल ऑफ थॉट जो है इनके कॉन्सेप्ट्स पर बेस करता है। टॉपिक सिक्स में हम पढ़ेंगे रिनेसेंस जो पीरियड है उसके बारे में। इसका स्पेंस कितना था, 1400 टू 1700 एडी। जब इस्लाम आया 1400 में, तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स थे वो तब्दील हुए। पैरेलल टू द इस्लामिक इरा, डेमोनोलॉजिकल व्यूज ऑफ abnormality continue to the decline, the church started losing its control। जब इस्लाम आया तो जो भी चर्च का जो उन्होंने कंसेप्ट बनाया था कि सारे कुछ स्पिरिचुअल इवल्स ही होती हैं, एजुकेशन को कंट्रोल कर, तो इनका जो कंट्रोल था वो कम होना शुरू हुआ। जर्मन फिजिशियन जोहन वेयर है, इन्होंने इनका बिलीव था कि जिस तरह हमारा जिस्म किसी न किसी सिकनेस का शिकार हो सकता है, इसी तरह हमारा माइंड भी हसास होता है, वो भी किसी न किसी बीमारी का शिकार हो सकता है। लविंग ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स इंस्टेड ऑफ प्रीवियस इन ह्यूमन पीरियड। फिर इसके बाद क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे यूरोप में लविंग ट्रीटमेंट जो था उसका आगाज हुआ, कि जिस तरह बाकी जो मरीज होते हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, बिल्कुल ऐसा ही मेंटल डिसऑर्डर्स के लोगों का ट्रीटमेंट भी किया जाने लगा। जैसा कि हमने पहले देखा कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स के लोग होते हैं उनके साथ बड़ा अजीब किस्म का उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाता था, स्कल में होल करना, और हमने ऊपर पढ़ा है कि फ्लॉगिंग वगैरह, सेग्रीगेशन वगैरह, स्टार्वेशन वगैरह, इस तरह का जो था इनको कम किया गया और एक लविंग ट्रीटमेंट का आगाज किया गया। The care of people with mental disorders continue to improve in this atmosphere. This time also saw a rise of Islam's institution. Islam's institutions क्या होते हैं कि जिसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स का इलाज किया जाता है। तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट के साथ भी अच्छे तरीके से इलाज होने लगा। टॉपिक 7 पे देखते हैं रिफॉर्म एंड मोरल ट्रीटमेंट्स। 1700 में 1700 के बाद जो थे वो एक मोरल ट्रीटमेंट का आगाज हुआ, और 1800 में ट्रीटमेंट ऑफ पीपल विद मेंटल डिसऑर्डर्स बिगन टू इम्प्रूव। इस जो भी मेंटल डिसऑर्डर्स का हमने पहले भी पढ़ा कि मोरल ट्रीटमेंट था उसे इनिशिएट किया गया। और यूएस में सबसे पहले बेंजामिन रश, जो जिन्हें अमेरिकन साइकेट्री का फादर कहा जाता है, और डोराथी डेक्स जो थी, इन्होंने इस पर स्टडी किया। डोराथी डिक्स खुद एक टीबी की पेशेंट थी और वो इस तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंस से गुजर चुकी थी, और जब इन्होंने अपने साइकोलॉजिकल इन्होंने इससे क्योर किया टीबी से, इन्होंने अपनी सारी जो लाइफ थी वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर पेशेंट्स की उनको डिवोट कर दी। उसके बाद फिर 19th सेंचुरी में क्या हुआ कि मोरल ट्रीटमेंट जो मूवमेंट है वो रिवर्स आया उसमें। ठीक है, रिवर्सल ऑफ द मोरल ट्रीटमेंट मूवमेंट का आगाज हुआ, जिसकी वजह क्या थी कि मनी एंड स्टाफ शॉर्टेज हो गई, उनके रिसोर्सेज बहुत ज्यादा कम हो गए, डिक्लाइनिंग रिकवरी रेट बहुत ज्यादा कम हुआ, और ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा होगी। इमरजेंस ऑफ प्रेजुडाइस का आगाज हुआ जब क्योंकि वर्ल्ड वार शुरू हो रही थी, जिसकी वजह से इनके पास जो रिसोर्सेज थे वो कम पड़ गए। उसके बाद बाय द अर्ली ईयर्स ऑफ 20th सेंचुरी में फिर लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन जो थे उनका दोबारा से आगाज हुआ, दोबारा से हॉस्पिटल्स बनना शुरू हुए, और टू अपोजिंग पर्सपेक्टिव इमर्ज हुए 20th सेंचुरी में। जो हमारे पास सबसे पहले है सोमेटोजेनिक पर्सपेक्टिव, और उसके बाद साइकोजेनिक पर्सपेक्टिव। सोमेटोजेनिक पर्सपेक्टिव जो था वो बेस करता था फिजिकल काजेस पे, मतलब इसमें कहा जाता था कि जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं वो फिजिकल वजूहात की वजह से होते हैं, जैसा कि हेड इंजरी वगैरह। और इसमें
जो एमिल क्रेपलिन है, इन्होंने आर्ग्यू किया कि फिजिकल फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेंटल डिसफंक्शंस के, और नंबर ऑफ इफेक्टिव मेडिकेशन जो थी वो फाइनली डिस्कवर्ड हुई, जिससे लोगों का इलाज करना शुरू हुआ। द साइकोजेनिक नेक्स्ट है द साइकोजेनिक परस्पेक्टिव। अकॉर्डिंग टू दिस परस्पेक्टिव, abnormal functioning है साइकोलॉजिकल काजेस। इन्होंने कहा कि साइकोलॉजिकल वजूहात की वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, और हाइपोटेनिज्म जो थी उसे हिप्नोटिज्म जो इंट्रोड्यूस की गई फ्राइडरिच मिजमर ने हिस्टेरिकल डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स के लिए, और उसके बाद फिर फ्राइड जो थे वो न्यूरोलॉजिकल बेसिस पर उन्होंने स्टडी किया साइकोएनालिसिस थ्योरी को, और इन्होंने भी डिफरेंट पेशेंट्स को उनके लिए ट्रीटमेंट किया, ऑफर किया, जो कि आउट पेशेंट थेरेपी जिसे कहा जाता था। और ये था हमारा लेसन नंबर 2, जिसके अंदर हमने टॉपिक 4 to 8 कवर किए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आप लोगों को सारा कंसेप्ट क्लियर करवा सकूं। फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।